बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद ने इंकशाफ किया है कि 90 की दहाई में फिक्सिंग और जुआ माफिया का राज था। फिक्सिंग माफिया बहुत मजबूत और खिलाड़ी कमजोर हैं। जो एक बार फंस जाए ये माफिया उसे निकलने नहीं देता। जो भी फिक्सिंग में पकड़ा जाए ताहयात पाबंदी और 10 साल जेल होनी चाहिए। जस्टिस कयूम कमीशन में बहुत कुछ छुपाया गया, जिसका बाद में जस्टिस कयूम ने एतराफ भी किया। आकिब जावेद ने भी नाम लिए बगैर वसीम अकरम पर फिक्सिंग इल्जामात का जिक्र कर दिया। स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग में पकड़ा जाता है तो लाइफ बैन है और 10 साल की जेल है। और जो माफिया है उसके वही दिन होते हैं कमाई करने के और पैसा बनाने के। मैं हैरान हूँ कि इंडिया जैसा मुल्क जो इतना एस्टेब्लिश अभी हो चुका है, IPL के ऊपर भी सवाल आए। जो मेन गढ़ है माफिया का, क्रिकेट जो फिक्सिंग का, उसका मेन लिंक जाके मिलता इंडिया में ही है। पाकिस्तान में भी लोग हैं। देखिए आज भी वही शोर उठता है, तब भी उठ रहा था, बट उसका सोचें जो पीछे माफिया है। आप एक दफ़ा अपनी मर्ज़ी से उस बिज़नेस में शामिल होते हो, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये बहुत बड़ा मीडिया है, जिस बहुत बड़ा एक अंडरवर्ल्ड माफिया है जिसकी आज तक किसी में जुर्रत नहीं हुई कि उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दुनिया को फिर खबरदार कर दिया। ट्वीट में कहा कि भारत पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बहाना ढूंढ रहा है। भारत के LOC पर दरअंदाजी के ताज़ा बेबुनियाद इल्जामात इसी खतरनाक एजेंडे का तसलसल हैं। कश्मीरियों की जद्दोजहद काबिज भारतीय मजालिम का नतीजा है। दुनिया को भारत की मुसलसल बहाना तराशने की कोशिश से मुतनब्बा कर रहा हूँ। तो ये ट्वीट सामने आया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बहाना ढूंढ रहा है और भारत के LOC पर दरअंदाजी के ताज़ा बेबुनियाद इल्जामात इसी खतरनाक एजेंडे का तसलसल हैं। कश्मीरियों की जद्दोजहद काबिज भारतीय मजालिम का नतीजा है। भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजियों के बाद आबी जारहियत पर भी उतर आया। भारत ने दरियाए चनाब का 14,000 क्यूसिक पानी रोक लिया। दरियाए चनाब में कुल पानी का बहाव 31,800 क्यूसिक था। दरियाए चनाब में पानी का बहाव 18,000 क्यूसिक रह गया है। भारत ने बगलिहार और रतले डैम में पाकिस्तान का पानी रोका। आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजियों के बाद अब आबी जारहियत पर भी उतर आया है। भारत ने दरियाए चनाब का 14,000 क्यूसिक पानी रोक लिया है। दरियाए चनाब में कुल पानी का बहाव 31,800 क्यूसिक था और दरियाए चनाब में पानी का बहाव अब 18,000 क्यूसिक रह गया है। भारत ने बगलिहार और रतले डैम में पाकिस्तान का पानी रोका है। इसी हवाले से बात करेंगे। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताए गए इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये सूरत हाल आ रही है। जो LOC की जो खिलाफवर्जी है वहाँ पर इश्तियाल अंगेजियों के बाद अब आबी जारियत पर भी भारत उतर आया है। भारत ने दरिया चनाब का 14,000 क्यूसिक पानी जो है वो रोक दिया है। ज़राए आबी वसाइल हमें ये बता रहे हैं कि दरिया चनाब में कुल पानी का जो बहाव है वो 31,800 क्यूसिक था, लेकिन दरिया चनाब में पानी का बहाव अब 18,000 क्यूसिक रह गया है। भारत ने बगलियार और रतले डैम में पाकिस्तान का पानी जो है वो रोका हुआ है। ज़राए आबी वसाइल हमें ये बता रहे हैं जो फिगर्स जो आ रही हैं 14,000 क्यूसिक जो पानी का जो फ्लो था, अब वो जो 14,000 क्यूसिक जो पानी का जो फ्लो है वो कम हो चुका है। जो पहले बहाव था वो 31,800 क्यूसिक था, जो कि अब कम होकर सिर्फ 18,000 क्यूसिक रह गया है। तो ये इंडस वाटर कमीशन के लेवल पर भी ये बात जो है इसको टेकअप किया गया है, लेकिन अभी तक जो इब्तदाई जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि अब LOC की खिलाफवर्जी के बाद अब भारत जो है वो आबी जारियत पर भी उतर आया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर। चौधरी शुजात और परवेज इलाही ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ने 19 साल कबल जायद असासा जात केस की तहकीकात की, इल्ज़ाम साबित ना कर सका। अब दोबारा पुराने मामले की तहकीकात का हुक्म दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अशरफ, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वफाकी और पंजाब की सतह पे हुक्मरान के जो इत्तेहादी हैं और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात अली और चौधरी परवेज इलाही ने नैब के इख्तियारात को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया और इस दरखास्त में चेयरमैन नैब और DG नैब और रियासत को फ्रीक बनाते हुए
मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उनके खिलाफ 19 साल पुराने मुकदमे की दोबारा इंक्वायरी का आगाज़ किया जा रहा है, और इसमें यह कहा गया कि इससे कबल भी उनके खिलाफ आमदन से ज्यादा असासे बनाने के हवाले से इंक्वायरी हुई थी, जिसमें कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ था और ये इंक्वायरी बंद कर दी गई थी। और अब नैब के पास ये इख्तियार नहीं है, चेयरमैन के पास, कि इस इंक्वायरी को दोबारा पुट अप करवाए। मजीद इसमें यह भी कहा गया कि अदालती फैसलों में भी नैब के इख्तियारात और उसके के हवाले से भी इसमें कई अहकामात हैं कि वो उसके जो इंक्वायरी के तरीक़ाकार है उस पर भी सवाल उठाए गए हैं। तो अदालत से ये इस्तहा की गई है कि अदालत इनके खिलाफ जो दोबारा इंक्वायरी कराने के जो इक़दाम है उसको कलअदम करार दे। इम्कान है कि इस केस की समाअत 2 रुकनी बेंच करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट जारी कर दी है। मुल्क में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 22,550 तक पहुंच गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर से गुज़िश्ता 24 घंटों में 1049 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 15,807 है। अब तक 6,217 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 40 अफराद जाँ बहक हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कोरोना के हवाले से। आपको बताएं कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस से मुतालिक अपडेट जारी कर दी है और मुल्क में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद टोटल 22,550 तक पहुंच गई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि आज कोरोना के 451 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सूबे में 9 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। 60 मरीज सेहतयाब हुए हैं। उनका कहना है कि अब करियाना और सब्जी की दुकान पर आने वालों के टेस्ट करेंगे। डॉक्टर फुरकान की हलाकत की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल हो गई है, जिम्मेदारों को सजाएं देंगे। घंटों में हमने 3,671 टेस्ट किए। इससे पहले तक 68,573 टेस्ट हम कर चुके थे। इस तरीके से टोटल 72,544 टेस्ट आज तक हम कर चुके हैं। आज से 24 घंटे पहले तक टोटल 8,189 इन्फेक्टेड लोग थे और पिछले 24 घंटों में ये 451 है, जो कि 12.3% हैं जितने लोग हमने टेस्ट किए उनका। इस तरीके से टोटल पॉजिटिव केसेस की तादाद सूबा सिंध में 8,640 है। अभी तक 1,731 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं, जो कि 20% है टोटल इन्फेक्टेड लोगों का। पिछले 24 घंटों में क्योर होने वालों की तादाद 60 थी। पिछले 24 घंटों में 9 लोग अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं इस वायरस से, और इस तरीके से सूबा सिंध में ये टोटल तादाद वो लोग जो वफ़ात पा गए हैं कोरोना वायरस से, उनकी तादाद हो गई है 157, और ये बनती है 1.8% जो हमारे इन्फेक्टेड केस है उनका। टोटल 6,752 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें से 5,528 होम आइसोलेशन में हैं, 1,721 आइसोलेशन सेंटर्स में जो गवर्नमेंट रन आइसोलेशन सेंटर्स हैं, और 503 लोग मुख्तलिफ अस्पतालों में हैं। इन 503 में से 89 क्रिटिकल केयर में और 89 में 14 इस वक्त वेंटिलेटर्स पे। पिछले 24 घंटों में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि आज कोरोना के टोटल 451 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सूबे में 9 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 60 मरीज सेहतयाब हुए हैं। उनका कहना था कि अब करियाना और सब्जी की दुकान पर आने वालों के भी टेस्ट किए जाएंगे, और इसके अलावा उनका कहना था कि डॉक्टर फुरकान की हलाकत की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल हो गई है और जिम्मेदारों को इस हवाले से सजाएं भी देंगे। कोरोना ने मजीद 9 जानें ले ली हैं, और ये कहना था वज़ीर आला सिंध का। इसके अलावा उनका कहना था कि हमने फैसला किया है कि अब करियाना और सब्जी की दुकान पर आने वालों के टेस्ट किए जाएंगे। और कोरोना की अपडेट के हवाले से उन्होंने बताया कि 60 मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं और 24 घंटों में मज़ीद 3,671 टेस्ट किए गए, और सिंध में कोरोना केसेस की अब टोटल तादाद 8,189 हो गई है। कोरोना के अब तक 68,573 टेस्ट हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी राशिद हुसैन रबानी भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। राशिद हुसैन रबानी ने डिप्टी कमिश्नर जनूबी की मौजूदगी में टेस्ट करवाया था,
راشد حسین ربانی کے دفتر کے 4 اہلکاروں کا ٹیسٹ نیگیٹو آیا ہے۔ آزاد لوہڑیا ہمارے ساتھ موجود ہیں، آزاد بتائے گا۔ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خاص ہیں راشد حسین ربانی، جنہوں نے کچھ دن قبل ڈپٹی کمشنر جنوبی کی نگرانی میں جو ہے ٹیسٹ کروایا تھا کورونا کا، اور اس میں اس وقت جو ان کا ٹیسٹ جو ہے پازیٹیو آیا ہے، اسے کورونا کا مریض قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ان کے جو ہے آفس کے 4 ملازمین بھی شامل تھے سرکاری، ان کا بھی ٹیسٹ کیا گیا، لیکن ان 4 ملازموں کا جو ٹیسٹ ہے وہ نیگیٹو آیا ہے۔ اس حوالے سے راشد حسین ربانی نے بھی تصدیق کر دی ہے، لیکن اس وقت راشد حسین ربانی گھر کے اندر کنٹینر میں چلے گئے ہیں، اور باقی جو اسٹاف کے 4 ملازمین ہیں انہیں جو رپورٹ نیگیٹو آئی ہے وہ اس وقت صحتیاب میں اپنے دفتر میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے آزاد، شکریہ آپ کا۔ نیب بتائے وفاقی وزیر خسرو بختیار اور صوبائی وزیر خزانہ ہاشم جوان وقت کے خلاف کیا انکوائری کی گئی؟ لاہور ہائی کورٹ نے دونوں وزراء کے خلاف زائد اثاثے بنانے کے کیس میں انکوائری کی پیش رفت رپورٹ طلب کر لی ہے۔ دونوں بھائیوں پر آمدن سے زائد اثاثے بنانے اور انہیں چھپانے کا الزام ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نیب بتائے کہ وفاقی وزیر خسرو بختیار اور صوبائی وزیر خزانہ ہاشم جوان وقت کے خلاف کیا انکوائری کی گئی؟ لاہور ہائی کورٹ نے دونوں وزراء کے خلاف زائد اثاثے بنانے کے کیس میں انکوائری کی پیش رفت رپورٹ طلب کر لی ہے۔ دونوں بھائیوں پر آمدن سے زائد اثاثے بنانے اور انہیں چھپانے کا الزام ہے۔ ملک بھر کے تعلیمی ادارے 1 جون کے بعد بھی بند رکھنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس ہوئی، جس میں صوبائی وزراء نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ پنجاب، بلوچستان اور سندھ نے 1 جون سے تعلیمی ادارے کھولنے کی مخالفت کر دی ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، بلال ورک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال، بتائے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، ملک بھر کے تعلیمی ادارے 1 جون کے بعد بھی بند رکھنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وفاقی تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس ہوئی۔ کانفرنس میں صوبائی وزراء نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق پنجاب، بلوچستان اور سندھ نے 1 جون سے تعلیمی ادارے کھولنے کی مخالفت کر دی۔ 3 صوبوں نے مطالبہ کیا کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا خطرہ ہے، جبکہ خیبر پختونخوا نے 1 جون سے تعلیمی ادارے کھولنے کی حمایت کر دی۔ صوبوں میں اتفاق نہ ہونے پر معاملہ قومی رابطہ کمیٹی کے کل اجلاس میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلال آپ کا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ لاک ڈاؤن میں نرمی اور مارکیٹس کھولنے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے متعلقہ محکموں سے اپنی پلان طلب کر لیا ہے۔ سلون اور باربر شاپس بھی روزانہ مخصوص وقت تک کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ پائپ، اسپیئر پارٹس اور مشینری، بجلی کے سامان کی دکانیں کھولنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی اور مارکیٹس کھولنے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے متعلقہ محکموں سے حتمی پلان طلب کر لیا ہے۔ سلون، باربر شاپس بھی روزانہ مخصوص وقت تک کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مزید جانیں کے نمائندے کیجیے گا اس حوالے سے۔ بالکل جی، لاک ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے جو ہے مارکیٹیں جو کھولنے کا پلان ہے، اس پر متعلقہ محکموں سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے حتمی پلان طلب کر لیا ہے، اور یہ تجویز بھی دی گئی ہے کہ جتنے کم متاثرہ شہر ہیں ان میں کاروبار کھولنے کی اجازت دی جائے، جبکہ جو سیلون اور باربر شاپس ہیں انہیں بھی روزانہ مخصوص وقت تک جو ہے وہ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب یہ جو دکانیں ہوں گی انہیں 3 روز میں SOPs ان کے حوالے سے تیار کیا جائے گا۔ حکومت جو ہے وہ 9 مئی سے لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے جا رہی ہے، اور اس حوالے سے حتمی سفارشات جو ہیں وہ منگوا لی گئی ہیں۔ جی آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ کورونا مریضوں کو گھر پر قرنطینہ کرنے کے لیے SOPs پر پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت سے رہنمائی مانگ لی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے SOPs کی اصولی منظوری بھی دے دی ہے، جس کے مطابق حکومت کی مقرر کردہ ٹیم گھروں پر جا کے قرنطینہ کا جائزہ لے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، کورونا مریضوں کو گھر پر قرنطینہ کرنے کے لیے SOPs پر پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت سے رہنمائی مانگ لی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے SOPs کی اصولی منظوری بھی دے دی ہے، جس کے مطابق حکومت کی مقرر کردہ ٹیم گھروں میں جا کر قرنطینہ کے معیار کو چیک کر سکیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے SOPs کی اصولی منظوری دے دی ہے، جس کے مطابق حکومت کی مقرر کردہ ٹیم گھروں میں جا کر قرنطینہ کے معیار کو چیک کر سکیں گی۔
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے 10 مئی سے جزوی ٹرین آپریشن بحالی کی مخالفت کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں ہونے والی میٹنگ میں وزیر ریلوے کی جانب سے جزوی ٹرین آپریشن بحالی کی درخواست کی گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے 10 مئی سے جزوی ٹرین آپریشن بحالی کی مخالفت کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں ہونے والی میٹنگ میں وزیر ریلوے کی جانب سے جزوی ٹرین آپریشن بحالی کی درخواست کی گئی تھی۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے 10 مئی سے جزوی ٹرین آپریشن بحالی کی مخالفت کر دی ہے اور ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں ہونے والی میٹنگ میں وزیر ریلوے کی جانب سے جزوی ٹرین آپریشن بحالی کی درخواست کی گئی تھی۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کو تنخواہیں دی جائیں گی، یہ مارک اپ جو ہے وہ 1% ہو، 2% ہو، 3% ہو، 4% ہو، جو بھی ہو، یہ ان کی تنخواہوں سے وہ ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ مجھے جو تجویز تھی وہ ان ملازمین کے نمائندوں نے دی ہے اور میں ان کے بیہاف پہ یہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں، تاکہ ہمیں احساس ہے کہ جہاں ورکرز مسائل کا شکار ہیں وہاں پر جو مالکان ہیں ان کے لیے بھی مشکلات ہیں، ان کے لیے بھی شاید لمبے عرصے تک اس کو کنٹینیو کرنا مشکل ہو رہا ہوگا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسٹیٹ بینک ان کو کوئی فیسلٹی دے رہا ہے تو اس میں بھی اگر اضافی بوجھ ان کے اوپر آ رہا ہے کوئی انٹرسٹ ریٹ کی صورت میں، تو وہ ملازمین اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں گزارش کروں گا ان مالکان سے دوبارہ کہ یہ جو حالات اس وقت ہمارے ملک میں ہیں یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ پیدا ہوئے ہیں اور بہت سارا کاروبار بند ہو گیا ہے، جس سے ہمارے مالکان بھی کما نہیں پا رہے ہیں، ان کی آمدنی نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن میں ان سے گزارش کروں گا کہ انہوں نے کئی سالوں تک، کئیوں نے کئی دہائیوں تک اپنے ان اداروں سے، اپنے ان ملازمین کے ذریعے کمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارا نوازا ہے ان ملازمین کی محنت کی وجہ سے، اس ملک میں جو ترقی ہوئی ہے اس کی وجہ سے۔ تو اگر کچھ مہینوں کے لیے اس ملک میں حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ مزدور جو ہیں وہ کام نہیں کر پا رہے، ان کی فیکٹریز نہیں چل رہی ہیں، وہ کمانے سے قاصر ہیں، تو کم از کم اپنے پاس سے کچھ کنٹریبیوٹ کریں اور ان ملازمین کو تنخواہیں دیں تاکہ وہ اپنے گھر چلا سکیں، اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے ایک کمپلینٹ سیل بنایا تھا اور ہم نے انیشیلی اعلان کیا تھا کہ تمام اسکول 20% جو ہے وہ رعایت دیں گے فیسوں میں، اپریل اور مئی کی فیس میں، اور اپنے تمام ٹیچرز کو، نان ٹیچنگ اسٹاف کو تنخواہیں بھی ادا کریں گے۔ 16 اپریل کو سندھ ہائی کورٹ نے ایک اسٹے آرڈر کے ذریعے یہ روک دیا تھا کہ 20% جو کٹوتی ہے وہ نہ کی جائے، لیکن ہمارے نوٹیفیکیشن کے جو باقی حصے تھے اس کو انہوں نے بحال رکھا تھا۔ تو جہاں تک فیس دینے کی بات ہے، فیس دینے پر آج بھی کوئی اسٹے آرڈر نہیں ہے۔ تمام اسکول اس بات کے پابند ہیں کہ اپنے تمام ملازمین کو پوری تنخواہ ادا کریں گے، کسی ملازم کو نوکری سے نہیں نکالیں گے، وہ ہمارا آرڈر آج بھی موجود ہے۔ 16 تاریخ کو جو اسٹے آرڈر جاری ہوا تھا، غالباً 29 اپریل کو وہ جو اسٹے آرڈر تھا وہ ختم ہوا اور جو پٹیشن تھی وہ ڈسپوز آف ہو گئی، اس لیے کہ سندھ کابینہ نے ایجوکیشن کے جو پرائیویٹ اسکولز کو ریگولیٹ کرنے کے جو رولز تھے اس میں امینڈمنٹ کر دی تھی، اور امینڈمنٹ کرنے کے بعد ہم نے ایک نیا آرڈر ایشو کر دیا تھا۔ لیکن کل 5 مئی کو ایک پٹیشن دوبارہ فائل ہوئی اور عدالت نے اس کا نوٹس تو ہمیں کیا ہے، لیکن نوٹس کرنے کے ساتھ ساتھ جو 20% کی کٹوتی والا ہمارا ایک حصہ تھا اس نوٹیفیکیشن کا، اس کو دوبارہ سسپینڈ کر دیا ہے، اس پہ عمل درآمد روک دیا ہے۔ تو فی الوقت ہم اسکولوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ 20% رعایت دیں، لیکن میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان بہت سارے اسکولوں کا، اسکول مالکان کا، جنہوں نے پچھلی مرتبہ بھی عدالت کے اسٹے کے باوجود پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہریوں کو یہ کہہ کر ریلیف دی کہ ہمیں احساس ہے کہ اس وقت شہری مشکلات کا شکار ہیں، ان کے جو وسائل ہیں، جو ذریعہ معاش ہے وہ متاثر ہوا ہے، لہٰذا ہم ان کو 20% رعایت دیں گے، اور اسکولوں نے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے اسٹے کے باوجود والنٹریلی بہت بڑی تعداد میں، شاید ہزاروں اسکولز ایسے ہیں جنہوں نے یہ سہولت پیرنٹس کو جو ہے وہ دی۔
तो आज भी मैं ये तवक्को करता हूँ, अदालत से स्टे आया है, हम अदालत में कंटेस्ट करेंगे, हम अदालत में ये केस लड़ेंगे और हम ये बात अदालत के सामने, अदालत को कायल करने की कोशिश करेंगे कि जो फैसला हमने किया है वो सरीहन प्योरली हमारे सूबे के उन फैमिलीज़ को, उन पेरेंट्स को रिलीफ देने के लिए है जिनका रोज़गार मुतासर हुआ है लॉकडाउन की वजह से। तो आज भी मुझसे रब्ता किया कई स्कूल्स की एसोसिएशंस हैं जिनको हमने एतमाद में पहले भी लिया हुआ था, वो ऑन बोर्ड थे और उन्होंने ये कहा है कि हम रिलीफ देंगे। तो मैं आपके ज़रिए उन तमाम वालिदैन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो स्कूल्स आपको 20% रियायत देने के लिए तैयार हैं, आप ये 20% की रियायत अवेल करें और वहाँ पर अप्रैल के महीने की फ़ीस और महीने की फ़ीस, जो मई की फ़ीस है, वो अदा करें और 20% की रियायत जो स्कूल आपको दे रहे हैं उनसे लें। जो नहीं दे रहे हैं उसमें आप इंतज़ार कर सकते हैं जब तक अदालत का फ़ैसला आएगा, उसको हम करेंगे। तो उसमें भी हमारे पास जो शिकायत आई थी स्टे ऑर्डर आने से पहले 16 अप्रैल तक, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि 1243 हमारे पास कंप्लेंट्स आई थी और उसमें से ये वो कंप्लेंट्स थी जो फ़ीस ना देने के हवाले से थी, जो स्कूल फ़ीस नहीं दे रहे थे उनके मुतल्लिक थी। तो उसमें हमने 659 जो शिकायत थी वो हमने कि पुलिस कोरोना की सूरत हाल में भी रिश्वतखोरी से बाज न आई। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में पुलिस रिश्वत लेकर कारोबार की इजाजत देने लगी है। दुकानदारों का कहना है कि पुलिस फी दुकान 5000 रुपए योमिया वसूल कर रही है। दुकानदार दुकानों के शटर नीचे रखकर खवातीन को अंदर शॉपिंग करवाते हैं। इस हवाले से बता रही हैं अफीफा नसरुल्लाह। जी अफीफा। जी बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त लॉकडाउन के बायस बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा आम सार्फिन को, लेकिन दूसरी जानब ख़वातीन को भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर बाज़ारों में, चूँकि ईद भी करीब आ रही है, रमज़ान का बस कुछ ही रोज़े रह गए हैं, उसके बाद तैयारियां भी तो करनी है ख़वातीन को। इस हवाले से आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक तरफ तो लॉकडाउन के बायस लोगों को एहतियात की तलकीन की गई है, तो दूसरी जानब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाज़ार में तिल धरने की जगह नहीं है। लोगों को इंतहाई दिक्कत का सामना करना पड़ा। ख़वातीन को गलियों के ज़रिए ले जाती हैं और जाकर जिन घरों में उन्होंने सामान रखा होता है वहाँ पर उनको ले जाया जाता है और उनके दरवाजे वगैरह बंद कर दिए जाते हैं ताकि वो अपनी जितनी भी उन्होंने शॉपिंग वगैरह करनी है तो कर लें। तो मसला ये है कि उनको दिक्कत का सामना करना पड़ा। ख़वातीन से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कितनी मुश्किल हो रही है? हमें तो काफ़ी मुश्किल हो रही है। यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। शॉप सारी बंद है, लेकिन शटल हटा के हम लोगों को अंदर शॉपिंग करनी पड़ रही है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन कस्टमर शॉप्स के अंदर इतने ज़्यादा हैं, बहुत रश है। शटल फिर भी इन्होंने गिराए हुए इतनी कर दी है कि जो पुराने ओल्ड फैशन कपड़े हैं वो भी ये कम से कम 2000-3000 से नीचे तो बता ही नहीं रहे हैं। लोन के सूट जो 600, 700 वाले वो भी आप अभी 3000 25 साल का दे रहे हैं। आप शटल वगैरह देके शटल बंद करके सारी शॉपिंग वगैरह करें, लेकिन बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं है। यहाँ कुछ हमने शॉप्स वालों की अभी बेइज्जती भी की है, उन्होंने हमारे साथ बहुत बिहेवियर गलत किया है, बदतमीजी की है। लोग दुकानों के अंदर कह रहे हैं कि आओ तो लेकर ही जाओ वरना हम बाहर नहीं जाने देंगे। शटर नहीं खोल रहे थे, बिल्कुल बाहर से लोग आपका। आपको बताएं कि माह रमजान में मुनाफाखोर सरगर्म हो गए हैं, जबकि सिंध में अच्छी फसल के बावजूद कराची में गंदम की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। 100 किलो की बोरी की कीमत में 500 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। माह रमजान है जिसमें मुनाफाखोर सरगर्म हो गए हैं। सिंध में अच्छी फसल के बावजूद कराची में गंदम की कीमत में इजाफा कर दिया गया। गुजरांवाला में 23 साल कबल दहशतगर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले SSP अशरफ मार्च शहीद की पुलिस लाइंस में 23वीं बरसी मनाई जा रही है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे जाहिद इकबाल राना हमारे साथ मौजूद है। जाहिद बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क व कौम के बहादुर सपूत साबिक SSP गुजरांवाला अशरफ मार्च शहीद की आज जो 23वीं बरसी है नहायत अकीदत एहतराम के साथ गुजरांवाला में मनाई जा रही है। और अभी भी हम इस वक्त गुजरांवाला की पुलिस लाइन में मौजूद है जो कि उनके नाम के साथ ही मंसूब है, यानी कि अशरफ मार्च शहीद पुलिस लाइन में मौजूद है। और यहाँ पर अफसरान और पुलिस एहलकारों की जनब से शहीद की बुलंद दर्जात के लिए कुरान खानी और खुसूसी दुआएं भी की जा रही है। और अभी भी यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं। अभी DSP हेडक्वार्टर मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ये आप ये बताएं कि आज एक बहादुर
पुलिस अफसर की बरसी है। आज के दिन के हवाले से पूरी कौम को आप क्या मैसेज देंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चमन पे दाम पे दरवेश मुस्कुराता है, हर एक मुकाम पे दरवेश मुस्कुराता है, शफक के रंग में खूने शहीदा शामिल है, फ़रोग़ शाम पे दरवेश मुस्कुराता है। मुझे और तमाम गुजरांवाला की पुलिस को बिलमूम और तमाम पंजाब पुलिस को भी इस बात पे फ़ख्र है कि हम उस टीम का हिस्सा हैं जिसका कमांडर आज उसकी रूह हमारे सर पे सलामत है, जनाब अशरफ मार्त शहीद साहब हैं। जिस दिलेरी के साथ उन्होंने पंजाब पुलिस की तरफ से कुर्बानी देते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया, वो मुल्कों की तारीख़ में बल्कि बर्र-ए-आज़मों की तारीख़ में अजीम तरीन कुर्बानी है। उन्होंने हक़ व इंसाफ की खातिर अपना सर जो है वो नहीं झुकाया जबर की कुव्वतों के ख़िलाफ़, और उन्होंने चैलेंज किया टायरेंट फोर्सेस को कि इंसाफ की फराहमी और इंसाफ की सरबुलंदी के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं किया जाएगा। गुजरांवाला पुलिस के जो अहलकार और अफसरान हैं, उनका कहना है कि बहादुर जो पुलिस अहलकार हैं उनको आज के दिन खराज तहसीन पेश कर रहे हैं और उनका जो मिशन है उसको जारी रखेंगे। शुक्रिया आपका। जलालपुर भटिया से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के जवान मोहम्मद अवैस शहीद की 8वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उन्होंने वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन ज़र्ब अज़्म के दौरान दहशत गर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया था। इस हवाले से बता रहे हैं मियां मजहर। जी मजहर। नजर डाली जो तूने मेरे अर्ज़े पाक पर, मेरा वादा है दुश्मन तेरी दस्ती मिटा दूंगा। 6 मई 2012 को पाक आर्मी के जवान मोहम्मद अवैस जो कि ज़र्ब अज़्म में वज़ीरिस्तान में दुश्मनों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। मैं इस वक्त मोहम्मद अवैस के घर पे मौजूद हूँ और उसके वालिद के साथ बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि मोहम्मद अवैस जो था वो बचपन में कैसा था और उसके जज्बात क्या होते थे। आइए बात करते हैं। मुझे फ़ख्र है अपने बेटे पर, वो शुरू ही लायक था और वो उसने आर्मी जॉब की और आर्मी जॉब करने के बाद वो 2012 में 6 मई 2012 में वो शहीद हो गए। मुझे फ़ख्र और भी बेटी होता मैं वतन की खातिर कुर्बान कर देता। जी बिल्कुल, जैसा कि बता रहे हैं शहीद मोहम्मद अवैस के वालिद के मेरे अगर और भी बेटे होते मैं वो भी अपने वतन के लिए वक्फ कर देता और मातृ वतन की हुर्मत पर निशान जो है वो ना आने देता। इस बुलेटिन से इतना ही।